दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे पेंशन सेक्टर के अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा, जब हमने स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया की चर्चा की थी तो इसके अंदर भी हमारे एनपीएस की यहाँ पे जिक्र हुआ, जहाँ पे हमने इसके बिल्कुल बेसिक्स को जाना। बेसिक्स बोले तो हमने इसके अंदर ये देखा कि ये कब आया, क्या इसके फ़ायदे हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, किन किन के ऊपर ये मैंडेटरी लगता है, किस स्टेट पे लगता है, किस पे नहीं लगता है। इस टाइप से हमने काफ़ी कुछ इसके बेसिक्स को समझ लिया। ठीक है सर। उसके बाद थोड़ी बहुत जो बची खुची बातें रह गई थी, वो जब हमने रिटायरमेंट स्कीम्स वाला टॉपिक कवर किया, यहाँ पे भी हमारी एनपीएस की चर्चा हुई और हमने इसके टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बातें आती हैं, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया। अब जब अलग से टॉपिक निकल के आए हमारे पास एनपीएस का, तो हम इस पर क्या बात करेंगे, तो आपको दोबारा चीज़ें रिपीट करा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक अलग तरीके से आपको इसको कवर कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे FAQs के ऊपर। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए और एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे सवाल, तो क्यों ना हम अब एनपीएस की चर्चाएं जो करें वो इस तरीके से करें कि क्या सवाल और उसके क्या जवाब होगा। जब आप इस FAQs को कवर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। बहुत ही प्यारे FAQs हैं और ये FAQs जो हैं वो लॉन्च भी किसने किए हैं, PFRDA ने ही किए हैं। PFRDA ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है ये FAQs। इसके अंदर कुल 34 क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, जो कि इन जनरल आपको पता होने चाहिए। उसकी हम बात करेंगे, 3 पार्ट में इसको लेके चलेंगे, 10 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग 14 क्वेश्चंस। और इस तरीके से आपको ये 34 क्वेश्चंस के FAQs कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ा वो भी रिपीट हो जाएगा और जो कुछ बातें बच गई है जो आपको पता होनी चाहिए वो भी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तब जाके आप कहोगे कि आपका एनपीएस जो है वो 100% कवर हो गया है। चलिए जी, तो इस तरीके से हम शुरू करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले FAQs के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ PFRDA। ये सारे आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिलेट करके पढ़ें कि आपके क्वेश्चन, आपके पेपर पे ये सवाल आया है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसी में से आपको सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से ही ये फ्रेम होगा। और काफ़ी ही बेस्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि दिए गए हैं। जनरली फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि जो जनरली लोग पूछते हैं, सबको पता होने चाहिए, वो FAQs के अंदर कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहला कि PFRDA जो है इसका क्या रोल है, तो जैसा कि आपको पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको पता होंगी, वी जस्ट रिपीटिंग दैट टू रिवाइज योर कंटेंट एंड फ्यू मोर थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसकी बात यहाँ पे साथ के साथ कवर हो जाएंगी। तो आपको स्टार्टिंग से ऑब्वियसली, जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि सीरीज़ को शुरू से शुरू करना है ताकि आपकी सारी चीज़ें रेगुलर वे में बनी रहें। और अगर किसी ने बीच में भी शुरू किया है तो उसको भी ये पता होगा कि बेसिक्स जो है वो आपको जनरली हम कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो FAQs के अंदर वो आपको 100% कवरेज कवर हो जाएगा, मिल जाएगा ना। PFRDA का रोल तो आपको पता है, PFRDA जो है वो क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्या काम करती है सर, ये रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है, पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। इंडिया में पेंशन सिस्टम बेसिकली 2 हैं, जैसा कि आपने देखा था, एक है आपका एनपीएस और दूसरा है आपका APY। तो इनको रेगुलेट करने का काम करती है हमारा PFRDA। तो PFRDA क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो प्रमोट करती है किसको, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, इन शॉर्ट आप कह सकते हो पेंशन को ये प्रमोट करती है ताकि आपकी ओल्ड एज में इनकम की कोई दिक्कत ना हो। कैसे प्रमोट करेगी, ऑब्वियसली स्टैब्लिशिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग पेंशन फंड्स, जो कि इन्होंने किए हुए 2 फंड है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स टू स्कीम्स ऑफ पेंशन फंड्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। इनसे रिलेटेड कोई भी हरकतें होंगी, कोई भी जानकारी होगी, कोई भी मुद्दा निकल के आएगा तो वो कौन डील करेगा, PFRDA डील करेगा। मतलब ओवरऑल कि इंडिया के अंदर पेंशन सिस्टम को अगर कोई मैनेज करेगा तो वो कौन है, PFRDA। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल, व्हाट इज NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है। तो आपको जैसे पता है कि पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और अब आया आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट प्लान। ठीक है, DCPS भी इसको कहते हैं। तो ये जो आपका निकल गया, पहले जो था डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इसके अंदर बेसिकली क्या होता था कि आपसे गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेती थी और गवर्नमेंट खुद एक कॉर्पस क्रिएट करके रखती थी। जब आप रिटायर होते थे तो आपको इसके थ्रू क्या मिल जाया करता था, पेंशन। ठीक है, लेकिन एनपीएस ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा गया कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है। भैया जो एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करे और जो एम्प्लॉयर है चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो वो भी कंट्रीब्यूट करेगी और आपका एक कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो एनपीएस क्या है, आपका एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है। कौन से सेक्शन में कवर होता है, ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि PFRDA जो एक्ट है उसके अंदर एनपीएस को डिफाइन किया गया है, बताओ कौन सा सेक्शन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 20 जो है वो
एनपीएस को डिफाइन करता है पीएफआरडीए एक्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन देगा, वो एम्प्लॉय भी देगा, मतलब सब्सक्राइबर देगा, उससे कलेक्ट किया जाएगा, और साथ ही में आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी देगा। और उस कंट्रीब्यूशन को कहाँ डाल दिया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा एक अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट खोला जाएगा, उसके अंदर इस पैसे को डाल दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PRAN। अब PRAN क्या होता है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ठीक है, तो प्रान एक नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आपका एक पैन नंबर होता है जो कि आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही अगर पेंशन के पर्सपेक्टिव से आपकी आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया जाता है विच इज़ अ यूनिक नंबर, पोर्टेबल नंबर, उसको कहते हैं हम PRAN। ठीक है सर, तो ये एक अकाउंट खुला, इसमें सारे पैसे जमा कर दिए गए जो कि गवर्नमेंट इसको डाल के चलती है। इसको गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, नोडल ऑफिसर्स हो गए, PFRD हो गए, इसके अलावा जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसको मैनेज करके चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप इस फंड को क्लोज करोगे, मतलब कि आप रिटायरमेंट हो जाएगी या फिर किसी की अगर कोई डेथ वेथ हो जाती है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसके इसमें आपको इसमें से पैसा निकालने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि आपने पीछे की वीडियोस में देखा था कि अगर कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज के अंदर आप निकालना चाहो तो 10 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, विच इज़ मैक्सिमम 25%। ओके जी, अब आपकी वो चीज़ कंडीशन नहीं है, अब आपका या तो रिटायरमेंट आ गया है या फिर किसी सब्सक्राइबर की क्या हो गई यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको कहा जाता है कि भैया सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा, पार्टली इन लमसम, कुछ पैसा आपको लमसम में मिलेगा और कुछ पैसे का आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पीरियोडिक पेंशन मिलेगा। कितना लमसम में मिलेगा, तो वो कहा जा रहा है कितना, 40%। ठीक है, पार्टली इन लमसम टू द एम्प्लॉयज एंड पार्टली आपको लमसम में मिल जाएगा, पार्टली का आपको क्या करना पड़ेगा, एन्युटी यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिसको कि एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो कि बहुत सारे आपके लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, विच आर 7, ये भी हमने पीछे पढ़ाई की है कि 7 आपके ऐसे जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जो कि बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो आपको इस टाइप की फैसिलिटीज देती हैं, जिससे कि आपको एन्युटी परचेज यहाँ पे करना होता है। तो आप कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कुछ पैसा जो होगा वो आपको एन्युटी के तौर पे पेंशन के रूप में आपको मिला करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका नाम क्या रखा गया, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड पेंशन सिस्टम। कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड है, यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या रिप्लेस किया, आपको ये पता लगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड पेंशन सिस्टम है। और पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था डिफाइंड बेनिफिट पेंशन, इसको रिप्लेस किया डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड पेंशन सिस्टम ने। और कब से ये इफेक्ट में आया, ये इफेक्ट आया आपका जनवरी 1 2004 से। मतलब कि कोई भी व्यक्ति ने अगर गवर्नमेंट की सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन की होगी, तो वो एनपीएस ही उसके ऊपर लागू होगा, आपका डिफाइंड बेनिफिट पेंशन लागू नहीं होगा। क्या ये अडॉप्ट किया सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में? नहीं जी, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन उनके लिए कंपल्शन नहीं था। तो इसलिए कई स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन 3 स्टेट गवर्नमेंट में नहीं किया। कौन कौन से? तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। इनके यहाँ पे ये अभी भी लागू नहीं हुआ है एनपीएस। बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सब ने भी अपने गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया कि एनपीएस से ही आपका अब जो पेंशन प्लान है वो डिसाइड होगा, और उसको उन्होंने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया अपने स्टेट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 100% कर लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने सारी स्टेट्स को कर लिया है, लेकिन कुछ रह गए हैं विच आर 3 स्टेट्स जो कि मेंशन है। ये आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम का ये भी एक सवाल बनता है यहाँ पे। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं कहूँगा, आपके यहाँ पे जो भी छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट की हुई जिसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं, दीज ऑल आर योर पोटेंशियल क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, ये हो गया एनपीएस। नाउ हु आर कवर्ड बाय द एनपीएस? एनपीएस से कौन कौन लोग कवर्ड होते हैं? तो हमें पता है एनपीएस तो भैया लाया गया पूरे इंडिया के लिए, बट अगर इन शॉर्ट इसको देखा जाए और बिल्कुल सिस्टमेटिकली अगर इसकी बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनपीएस से कवर्ड होते हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है कब, 1 जनवरी 2004 के बाद, तो वो तो सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। लेकिन आपको साथ ही में ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन इसमें कवर्ड नहीं होता। तो हमने ये चीज़ पीछे देखा था कि आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो इसके अंदर कवर नहीं किया गया। आर्म्ड फोर्सेस आपके डिफाइंड बेनिफिट पेंशन पे ही अभी भी चल रहे हैं, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन पे ही चल रहे हैं, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है एनपीएस का वो एप्लीकेबल नहीं किया गया है। साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, उनके ऊपर भी आपका एनपीएस जो है वो लागू होता है। कोई ऐसी बॉडीज वगैरह हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सीडेक एक मिनिस्ट्री की बॉडी है जो कि कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है, जो कि आपके आईटी वर्ल्ड के हैं। तो इस टाइप की अगर कोई बॉडीज वगैरह हैं तो उसके ऊपर भी आपका जो एप्लीकेबल होगा वो एनपीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, उसके बाद हमने जैसा ऊपर देखा कि भैया बहुत सारे स्टेट्स ने भी एप्लीकेबल कर लिया, तो हम बात करेंगे कि किसकी कौन कौन इससे कवर्ड होते हैं।
एक तो हो गया मैंडेटरी, किसके ऊपर है, मैंडेटरी तो किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो मैंडेटरी हो ही गया। बट अगर कवरेज की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी इसको कवर किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो आपके पीएसयूज वगैरह होते हैं वो भी एनपीएस से कवर्ड हैं। उन्होंने अपने गैजेट में इसको नोटिफाई करते हुए कंपल्शन में ले आया। उन्होंने कहा कि हमारे भी सारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगी उसके ऊपर एनपीएस लागू होगा। नाउ हाउ डज एनपीएस डिफर फ्रॉम द ओल्ड पेंशन, तो हम ये चीज पीछे देख चुके हैं कि भैया जो ओल्ड वाला था वो आपका डिफाइंड बेनिफिट पेंशन था, मतलब वहां पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आपको पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ पैसा दिया करती थी। और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता था, तो जो भी आपकी लास्ट पे ड्रॉन होती थी, मतलब कि जब आप रिटायर होते थे तो जो आपकी बेसिक सैलरी उस टाइम पे हुआ करती थी, बेसिक प्लस डीए, इसके बेस पे कैलकुलेशन एक बनाई जाती थी जिसमें कि रेलेवेंट होता था आपका मिनिमम सर्विस, मतलब कि एक मिनिमम सर्विस होना जरूरी होता था कि आपने इतने साल सर्व किया है तभी जाके आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर किसी ने भी वो सर्टेन मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर लिया होगा, उतना सर्विस दे दिया होगा उस डिपार्टमेंट को, तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता था। और जो भी उसकी लास्ट पे ड्रॉन होती थी, मतलब जिस मंथ वो रिटायर हुआ उस लास्ट मंथ में जो भी उसका बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस होता था उसके बेस पे उसको पेंशन को कंप्यूट किया जाता था। ठीक है, ये था आपका ओल्ड। नए वाले में आपको पता लगा कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम है, मतलब कि यहाँ पे आपसे भी कुछ पैसा लिया जा रहा है, गवर्नमेंट पहले ही कुछ पैसा दे रही है, कह रही बात का हमें झंझट नहीं चाहिए, आप रिटायर हो गए उसके बाद हम आपको पेंशन देंगे, इतनी टेंशन हमें नहीं चाहिए, जितना तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना हम आज के डेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक थर्ड जगह पे उस पैसे को क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। और उस डिपॉजिट पैसे को जब आप रिटायर हो जाओगे तो जो आपका पेंशन फंड मैनेजर होगा कुछ पैसा आपको टोटल लमसम अमाउंट में दे देगा और कुछ पैसे का आपको एन्युटी के बेस पे आपको पेंशन प्रोवाइड करता रहेगा। गवर्नमेंट ने अपना हेडेक जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर जिसको मैनेज कर रही है कौन, पीएफआरडी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि पहले क्या होता था और अब क्या होता था। इनकी बातें भी हमने पीछे की हुई है तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी अगर आपने पीछे की बातें सुनते हुए यहाँ तक पहुंचे हो तो। अगला सवाल, सर ये PRAN क्या होता है, तो PRAN एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे कि एक पेन नंबर होता है विच इज यूनिक फॉर इंडिविजुअल, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको एलोकेट कर पाती है और उसके बेस पे वो अलॉट करती है, कहीं भी आपको 2 पेन लेना अलाउड नहीं होता है। सेम पैटर्न पे आपका PRAN नंबर होता है, दिस इज ऑल्सो यूनिक एंड पोर्टेबल, मतलब कि एक ही नंबर आपका रहेगा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहो उसको छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, उसको छोड़ के तीसरी में चले जाओ, कुछ भी कर लो, आप पर्सनल अपना वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, दिस नंबर शुड रिमेन सेम, ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा, आप एक से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते हो, आपका ये एक ही नंबर रहेगा जो कि हर तरीके से आपको काम आएगा। तो दिस इज PRAN, जस्ट अ यूनिक नंबर जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाए सब्सक्राइबर को और उसके इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है सर, अगला सवाल, आर बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार, पैन, CKYC क्या होता है, सेंट्रल KYC आइडेंटिफायर, एंड FATCA डिक्लेरेशन मैंडेटरी फॉर ओपनिंग एनपीएस अकाउंट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें इसने बोल दी, इसमें से सारी चीजें मैंडेटरी हैं सिवाय 2 को छोड़ के। कौन कौन सी, CKYC आइडेंटिफायर, ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल KYC आइडेंटिफायर होता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक KYC का ऐसा नॉर्म जारी किया, उन्होंने कहा कि भैया एक इंडिविजुअल ने अगर CKYC करा ली तो उसको कहीं और KYC कराने की जरूरत नहीं है, इसका जो आइडेंटिफायर होगा ये वहां पे शो करेगा और उसकी KYC ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हर जगह अलग अलग KYC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, इसको अभी एप्लीकेबल नहीं किया गया है आपके एनपीएस अकाउंट को ओपन करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज आधार भी आपका ओपन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स आर रेलेवेंट मैंडेटरी, सारे के सारे आपको जो आपका कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना होता है, आपका बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, पैन, FATCA डिक्लेरेशन, बेसिकली क्या है ये है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। FATCA का मतलब क्या है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर अगर आपके पास कोई फॉरेन में होल्डिंग है, कोई एसेट से कोई प्रॉपर्टी है, कोई इनकम आप फॉरेन से जनरेट करते हो तो उसका आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी इन नेचर कि जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि सब कुछ आपको देना है एक्सेप्ट टू, 1 इज CKYC आइडेंटिफायर एंड नंबर 2 इज आधार डिटेल्स आर ऑप्शनल। ये 2 चीजें जो हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी ऑप्शनल है। अगला सवाल आता है, व्हाट आर द KYC डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ PRAN, क्या KYC डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपने एग्जांपल के तौर पे देख लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बट इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो KYC डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, तो भैया 2 टाइप के प्रूफ होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी प्रूफ वो चाहिए, दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ वो चाहिए। ये 2 चीज़ आपको चाहिए जो कि आपको कंपोजिट सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर देना पड़ता है और उसके थ्रू आपको ये अलॉट हो जाता है PRAN नंबर। ठीक है सर, अगला सवाल, कैन PRAN बी जनरेटेड फॉर एम्प्लॉयज हु हैव ऑलरेडी एक्सपायर्ड या लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई एम्प्लॉय
जो है वो जॉब कर रहा था किसी कंपनी के अंदर और उसकी रिटायरमेंट हो गई, मतलब उसका जो सुपर एनुएशन है वो आ गया, 60 साल वो रिटायर हो गया, अब वो चला गया है, तो क्या उसका PRAN नंबर फिर से जनरेट करना पड़ेगा? मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अगर एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सभी का PRAN नंबर आपका यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, उनसे फॉर्म भरवाई के उनसे डिटेल लिया गया और उनको एक ये नंबर इशू करके दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि भैया अगर कोई ऐसी डिपार्टमेंट, कंपनी या PSU को छोड़ के कोई व्यक्ति चला गया था 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले, तो क्या उन लोगों का भी PRAN नंबर बनाना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते? तो बिल्कुल भी नहीं जी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मुद्दा ये है कि जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आगे में पेंशन की फैसिलिटी चाहिए, ये कंट्रीब्यूशन का फैसिलिटी चाहिए, इस स्कीम को वो अपनाना चाहते हैं, उनको PRAN नंबर की जरूरत है, बाकी किसी भी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, कैन अ सब्सक्राइबर यूज द सेम PRAN if he shifts from government sector to private sector or vice versa, central government to state government और vice versa? मतलब क्या हुआ, प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड से गवर्नमेंट में आ जाए, गवर्नमेंट से प्राइवेट में चला जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी स्टेट गवर्नमेंट चला जाए, एक किसी स्टेट से दूसरे किसी स्टेट गवर्नमेंट में चला जाए, इस टाइप की कितनी भी मॉडिफिकेशन कर ले, सब्सक्राइबर का जो एक PRAN नंबर है वो काम करता रहेगा, उसको दूसरे PRAN नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिक एंड पोर्टेबल क्रॉस एम्प्लॉयमेंट एंड लोकेशन। मतलब आप कहीं भी काम करें, कैसा भी काम करें, कुछ भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग अलग PRAN नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार नंबर अलॉट हो गया, उसी को आप यूज करते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। बट इसके अंदर आपको एक रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या, एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड इंटर सेक्टर शिफ्टिंग। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गए तो आपको अपने इस जो भी उसके अंदर आपका फंड होगा या जो भी कुछ एक्टिविटी होगी, जो भी नॉमिनेशन वगैरह होंगे, उन सबको शिफ्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम X to Y। सपोज आप X में काम करते थे, Y में गए हैं, तो इससे आपको इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा, जिसका एक प्रोसीजर है जो कि हम अगले सवाल में देखेंगे। ये आपको कंप्लीट करना होता है ताकि आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जो भी डाटा था, जो भी सारी चीज़ें थी, वो ट्रांसफर हो जाए आपके करंट एम्प्लॉयर के पास। ठीक है सर, तो मतलब दिस इज पॉसिबल, एक ही रहेगा, अलग अलग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यूनिक एंड पोर्टेबल है, ताकि इसका एक अपना ही एक आइडेंटिटी होगी, अपना ही एक नंबर होगा और आप इसलिए इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं और भी ले जा सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस इंटर सेक्टर शिफ्टिंग? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटर सेक्टर शिफ्टिंग, हाउ इट कैन बी डन? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में जो भी हम देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। ISS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट इंटर सेक्टर शिफ्टिंग। अब ये क्या है? तो ये पॉसिबल है, सब्सक्राइबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी जगह वो काम करता हो, उसको फैसिलिटेट किया गया कि भैया आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रांसफर करा सकते हो, जब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ नहीं देते। मतलब X से Y में गए, Y में ट्रांसफर करा लो, Y से Z में गए, Z में करा लो, Z से A में गए, A में करा लो। अब अगर आप यहाँ से रिटायर हो गए या आपने इस काम को, मतलब आपको कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, आपको एग्जिट करना है NPS से, तो जाके आपको PRAN एग्जिट करना पड़ेगा। टिल देन जब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस, तब तक आप इसको ट्रांसफर करा सकते हो थ्रू दिस इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म का नंबर क्या है? फॉर्म है ISS 1। ISS आपको सिंपली ध्यान रहेगा, फॉर्म नंबर इज 1, जो कि कहाँ अवेलेबल है? आपके CRA की वेबसाइट पे। बेसिकली आपका PFRD की वेबसाइट है, NPS CRA/NSDL.co.in। तो इसके अंदर आपको जो भी इसके फॉर्म्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। इस फॉर्म को आपको लेना है, इसको फिल करना है, और फिल करने के आपके पास जो POP होते हैं, POP बेसिकली मतलब क्या हो गया कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि आपको हर एरिया में, जैसे सपोज आप यूपी में है, लखनऊ में है, जहाँ पे भी हैं, तो वहाँ पे आपको सर्विस देने के लिए जो PFRDA है वो एक अपनी ऐसे कह सकते हो कि अपनी एजेंसी खोल के बैठी होती है, जो कि आपको हेल्प करती है अपने सारे कामों के अंदर। तो वो जो हेल्पिंग है वो कौन प्रोवाइड करेगा? POP। तो आपको उनके पास जाना है और उनकी मदद से आपको ये काम करवा लेना है। ठीक है सर, इसके बाद क्या इस चीज़ को ऑनलाइन किया जा सकता है? हाँ जी, इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, और फिल करके आप जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर होगा, जैसे कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ के आए नए वाले के अंदर, तो नए वाला जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसके पास आप इस फॉर्म को भर के जमा कर सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप स्विच कर रहे हो तो जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर है उसको आप ये फॉर्म फिल करके दे दोगे, तो जो भी आपका फंड होगा, जो भी आपके एलोकेशंस वगैरह होंगी, वो सारा कुछ आपका ट्रांसफर
हो जाएगा। ठीक है सर। अब अगर आप इसके अंदर और गहराई में जाना चाहें तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीओपी की फुल फॉर्म होती है पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। तो इसका इन शॉर्ट यही मतलब है कि जो इसके ब्रांचेस वगैरह हैं, जो आपके ऑफिसेज हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो हर एक स्टेट हर एक यूनिट में प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को भी कटने आए तो वहां जाके वो उसको कंसल्ट कर सके और अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सके। तो दिस इज पीओपी, नथिंग एल्स। तो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म को आप पीओपी के पास जमा कर सकते हैं, उसके थ्रू आपका जो है ट्रांसफर है वो आपका हो जाएगा, जो आप पीआरएन है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा आपके करंट में, इस प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपके करंट एम्प्लॉयर में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो भी इसके अंदर फंड्स वगैरह होंगे, जो भी आपकी एलोकेशंस वगैरह होंगे, जो भी चॉइसेस होंगे, जो भी ऑप्शंस वगैरह होंगे, वो सारा कुछ एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि पीओपी पास नहीं जाना तो जो आपका करंट एम्प्लॉयर होगा इसको भी आप अगर ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि इफ एनीवन वांट्स टू ट्रांसफर फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई अनएम्प्लॉयड है और वो किसी एम्प्लॉयर के पास जा रहा है तो उसका तो पीआरएन नंबर होगा ही नहीं। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कि सपोज करो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बंदा है, मतलब कि कोई लॉयर है लेट्स से, ठीक है, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये प्रैक्टिस करते करते इनका मन भर गया, इन्होंने कहा जी चलो जॉब करेंगे, और इनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है, तो जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी इन्होंने एक एनपीएस अकाउंट खोल रखा था, क्योंकि एनपीएस इज फॉर ऑल। तो इन्होंने एनपीएस अकाउंट खोल के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहते थे, अपने पैसे को इकट्ठा करते रहते थे। इन्होंने टीयर 1 में भी इन्वेस्ट किया हुआ था और टीयर 2 में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। अब जब इनकी जॉब लगी तो क्या इनको नया पीआरएन नंबर की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी इनका पहले पीआरएन नंबर था, जो कि इनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला था, वो पीआरएन नंबर ही आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। आपको भी ISS1 जो है वो फिल करना पड़ेगा, या तो आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हो या फिर पीओपी पास जमा कर सकते हो, और आपका ये प्रोसेस जो होगा वो इजिली कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अंदर ध्यान देना, एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा जा रहा है UOS, दिस इज व्हाट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ध्यान रखना जरूरी है कि UOS की फुल फॉर्म क्या होती है। दीज आर दी 10 इंपॉर्टेंट FAQ जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सवाल और भी है, उसको कवर करेंगे आने वाले पार्ट्स में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने FAQs के अंदर और बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ सब्सक्राइबर ऑब्टेन यूज मोर देन 1 PRAN? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक से ज़्यादा ले सकता है या यूज कर सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ नॉट परमिटेड, वो ले ही नहीं सकता है एक से ज़्यादा PRAN। बट इन केस अगर किसी भी तरीके से अगर किसी सब्सक्राइबर के पास एक से ज़्यादा PRAN नंबर आ जाता है ड्यू टू एनी चांसेस, तो उस केस में जो भी आपके कंसर्न्ड नोडल ऑफिस होंगे उनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा जो भी डुप्लीकेट PRAN नंबर होगा, बाय इनिशिएटिंग रिक्वेस्ट विद CRA। इनके साथ एक रिक्वेस्ट इनिशिएट किया जाएगा और जो भी आपका डुप्लीकेट होगा उसको यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब इट इज़ लाइक पेन, जैसे पेन के अंदर भी आपका यही कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट आप कभी कभी देखते थे कि कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसमें इंसान को पुराना पेन नहीं मिल रहा था, या कुछ लोग पुराना पेन बना के भूल गए थे, उन्होंने दूसरा पेन फिर से बनवा लिया, गलती से गवर्नमेंट डाटाबेस में भी कुछ दिक्कत हुई और दोबारा पेन इशू हो गया, तो उसमें भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है कि आपको अपना डुप्लीकेट पेन सरेंडर करना पड़ता है, डीएक्टिवेट करना पड़ता है, और आप इन एक्चुअल एक ही पेन रख सकते हैं। तो इन अ सेम मैनर आप यहाँ पे PRAN नंबर भी एक ही रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगला सवाल, who can be a nominee and how are the details to be filled in the form? Very important question, this is a very important question। इससे आपको सवाल देखने को जरूर मिलेगा अपने एग्जाम में। क्या कह रहा है कि भैया नॉमिनी कौन हो सकता है? तो एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल होना चाहिए, जीवित व्यक्ति होना चाहिए, कोई कंपनी वगैरह को आप नॉमिनी नहीं बना सकते, वो आपका नॉमिनी हो सकता है। और क्या कितने नॉमिनी हो सकते हैं? तो दिस इज द यूनिक, जिससे कि आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि जनरली आपने देखा नॉमिनी एक लोगों को बनाया जाता है, बट जो आपका NPS है उसके अंदर आपको फैसिलिटेट किया गया और कहा गया है कि आप मैक्सिमम 3 नॉमिनीज यहाँ पे बना सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जब आप नॉमिनी बनाएंगे तो सपोज आप 2 बनाते हैं, तो आप चाहें तो एक को 60% का नॉमिनी बना सकते हैं, एक को 40% का बना सकते हैं। अगर आप 3 बनाते हो, सपोज एक को 30 का बनाया, दूसरे को आपने 30 का बनाया, तीसरे को आप 40% का आप नॉमिनी बना सकते हो। द थिंग इज कि आप 3 नॉमिनी मैक्सिमम बना सकते हो और जिस तरीके से एलोकेट करना चाहो उसके परसेंटेज को आप एलोकेट कर सकते हो। ये जो परसेंटेज आपके एलोकेट होंगे ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 16.5 इसको कर दिया और 39.5 इसको कर दिया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपके नॉमिनेशंस को। और कभी भी जितने भी आप ब्रेकअप करोगे 2, 3 या फिर अगर एक रहता तो कोई बात ही नहीं है, वो 100% ही होगा। बट अगर 2 या 3 होगा तो उस केस में इसका जो टोटल होगा ये ऑब्वियसली आपका 100% ही आना चाहिए। उससे कम अगर आता है तो उस केस में भी आपका जो PRAN नंबर है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन, मतलब आपको PRAN नंबर अलॉट नहीं किया जाएगा।
इन केस अगर कोई माइनर को, कोई अपने बच्चे को अगर नॉमिनी बनाता है, माइनर को नॉमिनी बनाता है, तो उस केस में उसको माइनर का डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा और साथ ही में जो माइनर का गार्जियन है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मैंडेटरली देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहाँ देते हो, वो आप देते हो कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। और पिछले वीडियो में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक जगह पे कुछ गलत मेंशन था, जब हमने इसको रीड कर लिया था कंपोजिट सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो गलत है। सही है आपका कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनी। इंपॉर्टेंट एरिया है नॉमिनी का, थोड़ी सी यूनिकनेस भी है इसके अंदर, इसलिए आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं। अगला, हु कैन बिकम नॉमिनी अंडर एनपीएस। एनपीएस में हम नॉमिनी किसको बना सकते हैं? हमने यहाँ पे देखा कि नॉमिनी कौन बन सकता है, हमने देखा इंडिविजुअल बन सकता है। अब अगर इंडिविजुअल की और गहराई में जाए तो नॉमिनी कौन बन सकता है, तो ऑब्वियसली नॉमिनी जो बनेगा वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। और नॉमिनी क्या मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है। नॉमिनी अगर आप नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर। और नॉमिनी आप किसको बना सकते हो? फैमिली बना सकते हो। अब अगर बात करें कि फैमिली में कौन कौन चीज़ें आती हैं, तो पीएफआरडीए एक्ट जो है वो फैमिली की डेफिनेशन यहाँ पे देता है। क्या देता है? बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सब्सक्राइबर आपके दो ही कैटेगरी के होंगे, या तो मेल सब्सक्राइबर होगा या फिर फीमेल सब्सक्राइबर होंगे। अगर मेल सब्सक्राइबर है तो उसके केस में नॉमिनी कौन कौन हो सकता है? लीगली वेडेड वाइफ हो सकती हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं, और डिसीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन, मतलब कि उनके पुत्र की अगर कोई मृत्यु हो रखी है तो उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो होंगे उसको भी आप यहाँ पे नॉमिनी बना सकते हो। सेम चलेगा आपका फीमेल के केस में भी, लेकिन यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट इज व्हाट, हर हस्बैंड्स डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें सेम है कि अगर उस फीमेल का जो भी हस्बैंड है, जो स्पाउस है, उसके अगर कोई डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो वो इसको भी यहाँ पे चाहे तो नॉमिनी बना सकती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल सब्सक्राइबर एंड फीमेल सब्सक्राइबर। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगला सवाल, व्हाट इज नॉन IRA PRANs एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ IRA कंप्लायंस। अब IRA बेसिकली है क्या? तो IRA बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं उनका एक रिटायरमेंट अकाउंट है जिसको हम कहते हैं IRA, इंडिविजुअल्स रिटायरमेंट अकाउंट। तो अगर कोई ऐसा है जो कि जिसके पास IRA नहीं है, मतलब इसका कंप्लायंट नहीं है, तो क्या उसका प्लान हो सकता है? हाँ जी, उसका प्लान हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो उसका प्लान बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर खुद रिक्वेस्ट किया हो कि भैया इनको PRAN दे दिया जाए और इनका ये IRA कंप्लायंस जो है वो भविष्य में करा लिया जाएगा, तो उस केस में उसको PRAN नंबर इशू किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि उसने जो पर्सनल डाटा है जो कि कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर देना होता है वो उसने अभी नहीं दिया है, और तब भी उसको क्या मिल गया? PRAN नंबर मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा गवर्नमेंट के कहने पर हुआ। गवर्नमेंट ने किसी भी रीजन से रिक्वेस्ट किया कि भैया इसको दे दो, तो उसको अलॉट कर दिया गया PFRD के द्वारा। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। बट अब इसमें कहा जा रहा है कि इसके पास IRA कंप्लायंट नहीं है, मतलब इसको प्लान तो मिल गया लेकिन इसने अपना जो इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट का कंप्लायंस करवाना होता है, जो भी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, जो भी फॉर्म वगैरह फिल करके देना होता है, वो सारी चीज़ें इसने नहीं करी है। जो नॉमिनी वगैरह देनी होती है वो सारी चीज़ नहीं करी हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम नॉन IRA प्लान्स। ठीक है सर। अब अगर कोई IRA प्लान्स होता है, मतलब कि IRA अगर किसी ने कंप्लायंस किया हुआ है, मतलब अपना इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट अगर किसी ने खुलवाया हुआ है प्रॉपर वे में, जो हमारा ये CSRF फॉर्म है इसको फिल करते हुए, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब कोई क्यों करवाए ये वाला चीज़ें। तो इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स भी इसमें साथ में पूछे गए हैं, उसको देखते हैं हम फटाफट से कि किसके क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 कि जो प्लान है वो जितने भी आपके IRA कंप्लायंट सब्सक्राइबर होते हैं उनको इशू किया जाता है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे हमने कर दिया, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है? जो भी IRA कंप्लायंट होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे अगर उन्होंने अपना IRA कंप्लायंस करा रखा होगा, तो यूजिंग IPIN, अपना IPIN यूज करते हुए अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। कोई कंप्लेन लॉन्च करनी है तो वो भी वो कर सकते हैं IPIN यूज करते हुए। अगर CRA की टोल फ्री हेल्पलाइंस में बात करनी है, कुछ उसमें ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करवाना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो वो भी किया जा सकता है TPIN के जरिए।
नो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ टीयर 2 अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि टीयर 1 अकाउंट किसी ने खुलवाया और उस टाइम पे उसने अपना IRA कंप्लायंस जो है वो करवा लिया, तो उस केस में उसको टीयर 2 अकाउंट खुलवाते वक्त कोई भी आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। टीयर 2 अकाउंट उसके टीयर 1 अकाउंट के बेसिस पे ही ओपन कर दिया जाएगा। और साथ ही में कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि ऑनलाइन ईमेल अलर्ट्स आएंगे आपके पास, SMS अलर्ट्स आएंगे, जब भी आपके अकाउंट में पैसे डलेंगे निकलेंगे, जो भी चीज़ में उसमें हरकतें होंगी उन सब के आपके अलर्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दीज आर दी फैसिलिटीज बेनिफिट जो कि IRA कंप्लायंस के बाद ही मिलती हैं। व्हाट वन शुड डू इफ देयर आर चेंजेस इन PRA एंड डाटा। अगर कोई चेंजेस है तो उसके इसमें क्या करे, कोई दिक्कत नहीं है जी। दो तरीके हैं, या तो फॉर्म भर के वो सेंटर पे जाके जमा कर दे कि ये चेंजेस है, उसको वो चेंजेस कर दिए जाएंगे। और अगर वो चाहता है कि नहीं जी किसी सेंटर वेंटर पे नहीं जाना, तो वो ऑनलाइन भी इसको कर सकता है। NPS का मोबाइल एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड करे, उसमें लॉगिन करे और उसके जरिए वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो चेंजेस कर सकता है। जो ये NPS का मोबाइल एप्लीकेशन है ये अवेलेबल है आपके गूगल प्ले स्टोर पे भी, और साथ ही में जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे भी ये ईजिली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। Now, what are the roles of principal accounts officer for central government and directorate of treasury and accounts for state government under NPS? तो बेसिकली इनके क्या रोल्स हैं इसकी बात की जा रही है। तो ये लोग PFRDA के सपोर्टिंग हैंड की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी या उससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज रिलेटेड कोई भी दिक्कतें होंगी तो वो हमारे प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर जो होंगे वो देखते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के केस में डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स इसको देखा करते हैं। मतलब कि चेक करना, मॉनिटर करना, नोडल ऑफिसर्स वगैरह जो बनाए गए हैं वैसे इसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई ग्रीवेंसेस तो नहीं है, इस टाइप की सारी एक्टिविटी में इनका रोल होता है। और बेसिकली जो इंडिविजुअल है और जो आपका PFRDA है इसके बीच का ये गैप जो है वो मेंटेन करते हैं, और इनकी बातें इन तक पहुंचाना, इनकी बातें इन तक पहुंचाना, इसका काम ये दोनों जो आपके अथॉरिटी हैं ये करते हैं। ठीक है सर। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें समराइज करते हुए तो क्या काम है इनका, कंसोलिडेट PAO DTO नोडल ऑफिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और फॉरवर्ड करना किसको, CRA फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो फॉर्म वगैरह कंसोलिडेट करके आगे बढ़ा देना कि हाँ भैया इनका रजिस्ट्रेशन कर दो। परफॉर्मेंस वगैरह जो होते हैं इनके नोडल ऑफिसर्स के कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना कि अगर कोई रिजोल्यूशंस वगैरह हैं तो वो सही से आपकी रिजॉल्व, कोई भी ग्रीवेंसेस वगैरह हैं तो वो सही से रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए नोडल ऑफिसर्स के अंदर। और अगर कोई लगता है कि किसी प्रकार की कोई नेसेसरी एक्शन की आवश्यकता है ताकि सर्कुलर्स वगैरह का पालन किया जाए, गाइडलाइंस वगैरह का पालन किया जाए, सही से काम किया जाए, ऑपरेशन सही से हो, तो ये सारी चीज़ें का काम ये लोग देख के चलते हैं यहाँ पे ना। अगला सवाल, इज NPS एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी। तो ये हमने पहले देखा था कि भैया जो भी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है उनके ऊपर भी आपका जो NPS है वो एप्लीकेबल होता है, बस शर्त यही है कि उन्होंने अपने गैजेट के अंदर इसको नोटिफाई कर दिया हो, अपने गैजेट के अंदर इसको मैंडेटरी कर दिया हो, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है तो उसके ऊपर तो मैंडेटरली आपका एप्लीकेबल है, बट अगर स्टेट ऑटोनोमस बॉडी की बात करें तो उस केस में आपकी वो गैजेट वाली बात आती है कि अगर गैजेट के अंदर नोटिफाई किया तो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउ कैन द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी ज्वाइन NPS। अगर कोई सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी वो NPS में आना चाहती है तो कैसे आएगी। सपोज कोई नई बॉडी खुलती है, कुछ भी ऐसा होता है तो उसको अगर NPS ज्वाइन करना है तो कैसे किया जाएगा। उनको देना पड़ेगा एक लेटर ऑफ कंसेंट। ये लेटर ऑफ कंसेंट जो है वो सबमिट करेंगे किसको, हमारे CRA यूनिट को, जो CRA ऑफिस होंगे उसमें सबमिट करेंगे, जिसके अंदर वो एक कमिटमेंट दिखाएंगे, ये कहेंगे कि भैया जितनी भी इसकी ऑब्लिगेशंस है NPS से रिलेटेड वो सब डिस्चार्ज करने को तैयार है। वो इस टाइप का एक लेटर होगा, वो कंसेंट का वो देंगे किसको, PFRDA को। और किसके थ्रू आएगा, ये थ्रू आएगा फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जो भी उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनके थ्रू ये जो भेजा जाएगा PFRDA को, और PFRDA उनके ऊपर भी इसको एप्लीकेबल कर देगी, उसको इसके अंदर रजिस्टर कर देगी उस सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी को। नाउ इस ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड टू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, मतलब NPS, मतलब कोई अगर PF के अंदर है उसको अगर NPS के अंदर आना है तो परमिटेड फॉर एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी who have joined prior to 1/1/2004, मतलब किसी ने इससे पहले ज्वाइन किया था और वो अगर CPF से इसके अंदर स्विच करना चाहे तो क्या वो पॉसिबल है। व्हाट विल बी द डेट ऑफ इफेक्ट इन केस ट्रांजिशन फ्रॉम CPF टू NPS इन केस ऑफ एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड प्रायर टू दिस। मतलब किसी ने अगर इससे पहले ज्वाइन किया है और
अब वो ट्रांसफर करना चाहता है तो उसका इफेक्टिव डेट क्या होगा एंड व्हाट आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम के साइलेंट फीचर्स क्या है। तो 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए आपको। सबसे पहला कि क्या शिफ्ट हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल शिफ्ट पॉसिबल है, शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव डेट क्या होगी, तो जिस दिन भी वो एक्सरसाइज करेगा इस ऑप्शन को, जिस दिन भी वो इस ऑप्शन को चुनेगा वो जो डेट होगी वो उसकी इफेक्टिव डेट कहलाएगी। अब बात आती है इसके फायदे की कि इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं। तो फायदे की अगर बात करें तो आप जितना भी एग्जिस्टिंग कॉर्पस आपके सीपीएफ का वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ पे, अपने एनपीएस के अंदर। इसको मोटिवेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोविजन, इसको कहते हैं वन टाइम एक्स ग्रेशिया पेमेंट, वो भी 10% का दिया जा सकता है किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, ताकि लोग स्विच करें एनपीएस में आने के लिए। उसके बाद जो भी रेकरिंग मंथली कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का वो लिया जाएगा विच इज 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए, जो कि मैचिंग कंट्रीब्यूशन होगा उस ऑटोनोमस बॉडी का, उसको भी वो अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर को 10% बेसिक डीए का और एम्प्लॉयर को भी 10% बेसिक डीए का जो है वो कंट्रीब्यूट करना होता है इस स्कीम के तहत। दिस आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ एनपीएस। ठीक है सर, अगला सवाल, इज एनपीएस एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट ऑटोनोमस बॉडी। तो जैसा हमने देखा सेंट्रल के लिए तो मैंडेटरली एप्लीकेबल है, स्टेट की अगर बात करें तो भैया अगर उनके गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया गया उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने तो वो मैंडेटरी हो जाएगा, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। नाउ 2 सवाल और छोटे छोटे देख लेते हैं फटाफट से। इज एनपीएस एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ज्वाइनिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन एंड आफ्टर 1/1/2004। अगर कोई बंदा 1/1/2004 के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज ज्वाइन करता है तो क्या उसके ऊपर एनपीएस एप्लीकेबल होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो मैंडेटरली उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, मतलब कि अगर सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको लेना है तो आप वो कहाँ से ले सकते हो? बहुत ही सिंपल है, पीएफआरडी की वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद एनपीएस सेक्शन में जाओगे, गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल में जाओगे और वहां पे आपको सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। तो दीज आर द फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है। एक लास्ट पार्ट में और थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए दोस्तों, तो फाइनली खत्म करते हैं अपने एफएक्यूज को और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। सवाल है हमारा, व्हाट इज टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट, आर दे डिफरेंट। तो हमने टीयर 1 टीयर 2 को डिटेल में समझ लिया था पीछे वाली वीडियोस के अंदर। अब ये पूछ रहा है क्या ये डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली टीयर 1 एंड टीयर 2 जो होते हैं ये डिफरेंट अकाउंट होते हैं। 2 टाइप के अकाउंट हैं जो एनपीएस के अंदर पाए जाते हैं। पहला है टीयर 1 अकाउंट विच इज मैंडेटरी इन नेचर और दूसरा है टीयर 2 अकाउंट विच इज वॉलंटरी इन नेचर। टीयर 1 के अंदर जो आप पैसे डालते हैं, जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका आप विड्रॉल नहीं कर सकते और कर भी पाएंगे तो पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे, जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के बाद। जबकि टीयर 2 की अगर बात करें तो ये फ्री टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ होता है, कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हैं, कितना भी पैसा आप इसमें से निकाल सकते हैं। टीयर 1 के लिए, टीयर 2 के लिए आपके पास एक एक्टिव टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए और पीआरए नंबर होना चाहिए। दिस इज वेरी नॉर्मल, पीआरए नंबर होगा तभी एक्टिव टीयर 1 अकाउंट होगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि टीयर 2 में जाने के लिए आपके पास टीयर 1 का अकाउंट होना मैंडेटरी होता है। ये बात हमने पीछे की हुई है। फिर कुछ एक बेनिफिट्स वगैरह की टैक्स भी की हुई हमने बात की थी कि टीयर 1 में वो बेनिफिट्स मिलते हैं, टीयर 2 में वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो दीज आर ऑल आर दी थिंग्स जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हमने एक बार इसको रिकैप कर लिया। अगला सवाल, हाउ मच कैन अ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हिज टीयर 1 अकाउंट। कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है भैया? सब्सक्राइबर जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन अगर बात करें मैंडेटरी बेसिस की तो भैया 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो, और अगर कोई बिना एम्प्लॉयमेंट का बंदा होगा तो उसके इसमें 6000 रुपीज पर मंथ पर ईयर आपने देखा था, विच मीन्स 500 रुपीज पर मंथ, वो उसको मैंडेटरी बेसिस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात करें वॉलंटरी, तो वॉलंटरी में आपकी श्रद्धा अनुसार है, जितनी उसकी श्रद्धा हो उतनी ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकता है। मोड्स बहुत सारे हैं, आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नोडल ऑफिस के थ्रू कर सकते हो और पीओपीज के थ्रू भी कर सकते हो, जैसी भी आपको सुविधा लगे वहाँ पे। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या है आपके सामने, हाउ कैन वन ओपन अ टीयर 2 अकाउंट, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड चॉइसेस ऑफ पीएफएमएस अवेलेबल अंडर टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले कि टीयर 2 अकाउंट कैसे खोला जा सकता है, तो भैया टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए जैसा आपने ऊपर देखा, टीयर 1 अकाउंट मतलब पीआरए नंबर ऑलरेडी होना जरूरी है। उसके बाद टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए
जिसके पास भी टीयर 1 अकाउंट होगा वो कैसे इसको खोल सकता है, तो भैया ऑनलाइन खोल सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि ENPS है आपका, ऑनलाइन चैनल के थ्रू आप जाके इसको ओपन कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं खोलना चाहते तो आप अप्रोच कर सकते हो किसको, जो भी आपके एसोसिएटेड DDO या PAO है आपके ऑफिस के अंदर। वो भी नहीं हो तो आप जो भी आपके नियरेस्ट आपके एरिया में POPs हो उनके थ्रू आप अपने इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बात आई PFMS की, जो पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं उसकी बात करें तो ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइबर के पास फ्रीडम होता है, वो चाहे तो जिस तरीके का पेंशन फंड चूज कर सकता है, पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर सकता है और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न भी चूज कर सकता है। जैसे कि आपने देखा था 2 पैटर्न होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस। तो इन दोनों में से वो जिसको चाहे उसको यहाँ पे चूज करके चल सकता है। ठीक है सर। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसके लिए भैया आपको PFRD की वेबसाइट पे जाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी तमाम बातें होंगी विद रिस्पेक्ट टू NPS एंड APY वो आपको PFRD की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट इन शॉर्ट आपके लिए इतनी बातें काफ़ी थी। आगे व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है जिसको कि 50% तक आप उसका एक्सपोजर ले सकते हो। इसके बाद जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको आप 45% तक उसमें जा सकते हो, अपनी लिमिट्स को तय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो अप टू 5% है। उसके बाद इक्विटी एंड अनरिलेटेबल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो 15% है। एसेट बैक ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5% है। इन शॉर्ट आप ये समझो कि आपको एक लिमिट बता दी गई है कि आप इस सेगमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने लिमिट तक आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, उसका एक हायर परसेंटेज साइड यहाँ पे बता के आपको दिया गया है। उसके बाद बात करें पेंशन फंड मैनेजर्स की, तो आपको पता है कि 7 पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पे गलती से 3 लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना। कौन कौन से होते हैं वो हमने पीछे डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपको 3 बता दिया गया है, SBI पेंशन फंड, UTI और LIC। इसके अलावा और भी 4 होते हैं, ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ, पीछे की वीडियो में आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है, इज देयर एनी टाइमलाइंस ऑन अपलोड ऑफ SCF एंड रेमिटेंस ऑफ फंड, क्या कोई टाइमलाइन है भैया पैसे जमा करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसने आपके पैसे काट लिया, वो अपना पैसा उसमें जोड़ के कब तक जमा करेगा, उसको जो रेमिटेंस है उसकी टाइमलाइंस क्या है। और SCF का बेसिकली मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन फाइल, सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन फाइल। तो किस सब्सक्राइबर का कितना कंट्रीब्यूट किया गया, कितना पैसा काटा गया, कितना डिपॉजिट किया जा रहा है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी सरकार को। वो आप कैसे दोगे, NPS का कितना कंट्रीब्यूशन, उसको कब रेमिटेड करोगे, कब आप उस तक पहुंचाओगे। तो क्या कहा जा रहा है कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं उसके जो भी प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है या फिर ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, DDO होते हैं बेसिकली, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आपको थोड़ी सी रिटर्न फाइलिंग वगैरह की जानकारी हो तो हमें 2 टाइप से रिटर्न फाइल करनी होती है। एक होता है रिटर्न फाइलिंग का तरीका जहाँ पे आप जानकारी देते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन देते हो कि किसका कितना पैसा काटा, उसका क्या डिटेल्स हैं। और दूसरे में आप एक्चुअल में पैसा जो होता है वो डिपॉजिट करते हो गवर्नमेंट के पास। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है कि जो भी आपके PAO या DDO होंगे ये एक इन्फॉर्मेशन फाइल करेंगे, कब, हर महीने की 25 तारीख तक, लेटेस्ट बाय 25th ऑफ ईच मंथ इनको ये इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होगी कि भैया किन किन लोगों का, कौन कौन से सब्सक्राइबर है जिसका आपने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट उनके से डिडक्ट करके कर रहे हो और खुद एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर बात करें हम पैसों की, तो पैसों की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कब, पैसों की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी लास्ट वर्किंग डे सैलरी डे ऑफ ईच मंथ फॉर दैट मंथ। मतलब जो भी महीने का कंट्रीब्यूशन है उस महीने की जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा, मंथ का लास्ट डेट होगा, उस दिन आपको जो पैसे हैं वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली 2 जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, एक कि क्या टाइमलाइन है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, सब्सक्राइबर्स की कंट्रीब्यूटरी फाइल शेयर करने की क्या है। तो उनके लिए कहा गया कि भैया ट्रांजैक्शन आईडी के साथ उसको 25th ऑफ ईच मंथ आपको शेयर कर देना है। बात करें रेमिटेंस की तो वो लास्ट वर्किंग डे जो होगा आपके उस महीने का, उस तक आपको वो जमा कर देना है। किसको जमा कर देना है, जो भी ट्रस्टी बैंक होगा उसके पास जमा कर देना है। किसके द्वारा, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा। ठीक है सर, ये टाइमलाइन भी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ कैन आई गेट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन SOT एंड चेक माय NPS अकाउंट बैलेंस। भैया किसी को अपनी ट्रांजैक्शंस देखनी है, कितना कितना कंट्रीब्यूट हुआ, क्या बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो कैसे देख सकता है। तो इसके लिए कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, आप एक मोबाइल ऐप रखें NPS का और उसमें जाके चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी आप पोर्टल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं IPIN के थ्रू, और वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप खुद से ये चीज़ जनरेट नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके DDOs को, जो भी आपके DDOs हैं
जो भी ऑफिस के अंदर आपकी फाइल्स वगैरह को अपलोड करते हैं, मतलब जो भी इन चीज़ों को देख रेख करते हैं, हर महीने आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके डाटाबेस को शेयर करते हैं जो आपके सीआरए के साथ, उनके पास भी ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको स्टेटमेंट निकाल के दे दें या फिर आपके बैलेंसेस को वो बता पाएं तो वो बता सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ बेसिस पे जाके एनपीएस मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन लॉगिन करके भी अपने स्टेटमेंट्स वगैरह को, बैलेंसेस वगैरह को चेक कर सकते हो। अगला सवाल, आर देयर एनी टैक्स बेनिफिट ऑन एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? भैया कोई टैक्स बेनिफिट है क्या? इसकी बात हम पीछे और लोग कर चुके हैं। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो 80 CCD1 जो है वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है अप टू 1,50,000, जो कि ऑल्दो आपकी 80 CCE की जो कंसोलिडेटेड लिमिट है जिसके अंदर 80C भी कवर होता है उसकी लिमिट ही रहेगी। मतलब 1,50,000 जो है वो कंसोलिडेटेड लिमिट है, उसी में इंसर्ट कर दिया गया है कि अगर ये लिमिट आपकी खाली हो, मतलब कि अगर 80C के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट ना हो तो जो इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट किया गया है विच इज 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, वो भी आप एज अ डिडक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब बात करें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि आपका 10% है तो उसको तो बता दिया गया कि आप उसको डिडक्शन में ले सकते हो। आपको पता है 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो 10% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो ये एम्प्लॉयर 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका क्या होगा, ये कहते हैं कि जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, मतलब उसको आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। जब इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा तो डिडक्शन की बात भी नहीं आती है। तो दिस इज टोटली टैक्स फ्री जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद बात करें कि और एनपीएस को मोटिवेट करने के लिए क्या किया गया, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 80 CCD1 जिसके तहत कहा जाता है कि भैया आपको 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन भी दिया जाएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो एनपीएस के अंदर। तो अगर आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 50,000 रुपये का एडिशनल इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। उसके बाद बात करें कि भैया जो आपका 1 अप्रैल 2016 से क्या हुआ, 40% ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस अंडर द एनपीएस हैज बीन मेड टैक्स फ्री। 40% पैसा जो आप निकाल रहे हो उसको यहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया गया। जो 40% एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा उसको आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है। फर्दर 2017-18 ऑनवर्ड्स पार्शियल विड्रॉज विल बी ट्रीटेड एज टैक्स फ्री। मतलब अगर कोई और पार्शियल विड्रॉज भी किया जा रहा है, जो आपने देखा था कि आप 10 साल की अवधि पूरा करने के बाद 25% का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। तो ये सारी चीजें जो आपको इनकम टैक्स की बेनिफिट मिलती है अगर आप एनपीएस से जुड़ते हैं तो। नाउ आगे, हाउ डज अ सब्सक्राइबर रजिस्टर हिज ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स? अगर किसी सब्सक्राइबर को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो क्या करे, किससे मिले, कैसे अपनी दुविधा को दूर करेगा, तो उसके बारे में बताया जा रहा है क्या कि जो सब्सक्राइबर है वो ऑब्वियस सी बात है जो आपके लिमिटेड माध्यम है वही सारे माध्यम है। नंबर 1 इज कि जो भी आपका डीडीओ है उससे आप कह सकते हो उसको अपनी जो भी ग्रीवेंसेस है वो शेयर कर सकते हो, वो उसको आगे पहुंचा देगा आपकी ग्रीवेंसेस को किसके पास, सीआरए के पास पहुंचा देगा और उसको वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप कॉल सेंटर के थ्रू भी अपनी ग्रीवेंसेस को सबमिट कर सकते हो। आप वेबसाइट पे जाके भी ग्रीवेंसेस को सबमिट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप मोबाइल ऐप से भी सबमिट कर सकते हो। मतलब दीज आर द इजीएस्ट वे। डीडीओ को जाके बोलना, डीडीए आपकी ग्रीवेंसेस को आगे पहुंचाएगा सीआरए तक। दिस इज द लेंथीएस्ट प्रोसेस। आज के टाइम पे जो बेस्ट प्रोसेस है दैट इज द ऑनलाइन मैकेनिज्म। और उस ऑनलाइन मैकेनिज्म के अंदर आपको 2 फैसिलिटी दी गई है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। मोबाइल ऐप ओपन कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए, ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। और अगर आप ऐप से कंफर्टेबल नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं कॉल सेंटर पे और अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो लॉज कर सकते हैं। तो दीज आर दी फ्यू वेज जिसके थ्रू सब्सक्राइबर जो है वो अपनी कंप्लेन या ग्रीवेंसेस को लॉज कर सकता है। अगला सवाल आता है व्हाट टू डू इफ द ग्रीवेंसेस हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड बाय द कंसर्न्ड एंटिटी। ओ तेरी, ये तो हद हो गई। ग्रीवेंसेस डाला और जो कंसर्न्ड एंटिटी है वो उसको रिजॉल्व ही नहीं कर रही है। तो भैया जनरली यहाँ पे जो रूल्स बनाया गया है एक्ट के अंदर वो ये कहा गया है कि 30 दिन के अंदर जो भी ग्रीवेंसेस आएंगे वो आपको रिजॉल्व करने ही करने हैं और कम्युनिकेट करना है कंप्लेनेंट के साथ। उसको भेजना है कि भैया ये आपकी ग्रीवेंसेस थी और उसको हमने इस तरीके से दूर कर दिया है। जो भी आपकी रिजॉल्व, जो भी आपके सोल्यूशन है वो आपको कम्युनिकेट करना है कंप्लेनेंट के साथ। अगर किसी भी हालत में ऐसा हो जाता है कि जो भैया निर्धारित 30 दिन का समय है उसके अंदर आपकी जो ग्रीवेंसेस है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप अपने इस मुद्दे को एक्सक्लेट कर सकते हो किसके पास, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के पास। नेशनल पेंशन ट्रस्ट
सिस्टम ट्रस्ट जो है, इस ट्रस्ट तक अपनी बात को ले आ सकते हो कि ये हमारी दुविधाएं थी, इसके 30 दिन एक्सपायर हो गए हैं और जो भी कंसर्न एंटिटी है वो इसकी सुनवाई करने को राजी नहीं है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये एनपीएस ट्रस्ट भी आपकी बात नहीं सुन रही है, आपको कोई रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड लेवल एस्केलेशन मैट्रिक्स पे जा सकते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, और अपनी बातें जो है वो आप किस तक पहुंचा सकते हैं, ओम्बड्समैन तक आप इसको पहुंचा सकते हैं, विच इज द हायर अथॉरिटी इन इंडिया, जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी किसी के खिलाफ शिकायतें वगैरह होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं, वो सुनते हैं और उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लेते हैं। उस तक आप अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अगर समय सीमा समाप्त हो जाती है और कोई भी आपकी जो परेशानी है उसको दूर नहीं करता है तो बहुत ही उम्दा मैकेनिज्म है आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ आई कैन गेट मोर डिटेल्स ऑन एग्जिट विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल। अगर इन सब के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हो, तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि कोई भी आपको डीप में जानकारी चाहिए, आप पीएफआरडी की वेबसाइट पे जाएं और उसके अंदर आप इसको फॉलो करते हुए एफएक्यूज के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेदर एनी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एनपीएस इज अवेलेबल, क्या एनपीएस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गूगल प्ले स्टोर पे इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है, ऑल्दो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बट साथ ही में एप्पल स्टोर पे भी एप्लीकेशन जो है वो आपका अवेलेबल है, मतलब कि ऑनलाइन मोड पे जहाँ पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल होना चाहिए उन सभी जगहों पे एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है एनपीएस का, जिसके थ्रू आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। इवन आप अपनी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड हेयर, जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आप अपने अकाउंट डिटेल्स को व्यू कर सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर वाइज ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, अगर आपको अपनी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चाहिए ईयर वाइज, हर एक साल का अलग अलग स्टेटमेंट चाहिए, वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ कहाँ कितना कितना होल्डिंग है, कितना इक्विटी, कितना डेट, किस तरीके से आपका होल्डिंग्स चल रही हैं, उसकी स्टेटमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। लास्ट 5 कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर कोई चेंज करना है वो कर सकते हैं, पासवर्ड या सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना है वो कर सकते हैं, स्कीम की प्रेफरेंस को अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आधार अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को रीसेट करना है यूटीपी के थ्रू वो भी किया जा सकता है। टीयर 2 से अगर आपको कोई विड्रॉ करना है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन अगर आपको वहाँ से विड्रॉ करना है तो वो भी आप एप्लीकेशन के थ्रू कर पाएंगे। ऑप्शन टू रेज ग्रीवेंसेज एंड व्यू स्टेटस ऑफ ग्रीवेंसेज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। नाउ पेंशन एंड रिटर्न कैलकुलेटर, क्या पेंशन आएगा आपका, कितना रिटर्न आपका इसके अंदर बन रहा है, अगर इसको भी कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और आपका जो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन है उसको भी आप लिंक कर सकते हैं थ्रू ENPS। तो दीज आर दी ऑल मेजर फैसिलिटीज विच कैन बी डन थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ रह जाता है तो वो आप थ्रू कर पाएंगे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, और अगर वो भी कुछ रह जाता है तो फिर आपका जो DDO होगा वो आपको हेल्प करके आपकी रेजोल्यूशन दे देगा, जो भी नियरेस्ट आपकी POPs होंगे वो आपको रेजोल्यूशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एनपीएस। आई होप आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है एनपीएस की। इसके बाहर सवाल जनरली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट इतनी सारी बातें आपके दिमाग में कैप्चर्ड होनी चाहिए कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो आप उसका आंसर सही से सेलेक्ट कर पाओ। चलिए जी, ऑल दी वेरी बेस्ट। अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी APY की सीरीज को। एनपीएस हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट।